देखो अगला, स्किनर के सिद्धांत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं। स्किनर के सिद्धांत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं। पहली, आकृतिकरण। आकृतिकरण, शेपिंग। शेपिंग आकृतिकरण। लिख लिया? लिखा? आकृतिकरण। अब जो आकृतिकरण अपन किसको कहें, बात ये आती है। नहीं लिख पाई क्या? अंग्रेजी में जल्दी लिख ले। तो आकृतिकरण अपन इसको किसको कहें? आकृतिकरण। शाब्दिक अर्थ देखिए, तो साइकोलॉजी में शाब्दिक अर्थ पर ध्यान रखना ज्यादा। शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जब शाब्दिक अर्थ समझ नहीं आया ना, तो वहां मैदान साफ है, ये आप निश्चित मान लीजिए। क्योंकि इसमें शब्दों का प्रयोग ही तो है, शब्दों साइकोलॉजी में और कुछ भी नहीं है। शब्दों का प्रयोग है, शब्दों जो है उनका अर्थ अपन को आना चाहिए। तो आकृतिकरण, आकार बनाना। आकृतिकरण यानी आकार बनाना। अब आकार किससे बनाएगा? आकार किसका बनेगा? स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन की बात आती है। किसकी? पुनर्बलन की बात आती है। स्किनर का सिद्धांत काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। पुनर्बलन, अब पुनर्बलन का प्रयोग के माध्यम से सिखाया जाता है, ऐसा स्किनर मानता है। कौन मानता है? भाई बालक को पुनर्बलन के माध्यम से सिखाया जाता है। तो देखो अब इसमें स्किनर में मेन क्या हो गया? एक तो पुनर्बलन की बात आई, स्किनर में आया, ठीक है ना? पुनर्बलन है, और पुनर्बलन से सीखेगा तो इसका आरएस थ्योरी है। इसमें कौन सी क्रियाएं? ऐच्छिक क्रियाएं। व्यवहार कौन सा है? क्रिया प्रसूत व्यवहार है। क्रिया प्रसूत व्यवहार, ठीक है ना? अब ये पुनर्बलन मेन रूप से इसमें आता है। पुनर्बलन का सिद्धांत इसका नहीं है, लेकिन पुनर्बलन से सीखा जाता है, ऐसा ये मानता है। कौन? पूरी साइकोलॉजी में ध्यान रखना, पुनर्बलन से सीखा जाता है, ये केवल स्किनर मानता है और कोई से नहीं माने। अब इसी चीज को आप क्लासरूम में प्रयोग कीजिए। भाई क्लासरूम में प्रयोग करेंगे तो पुनर्बलन से आकार बनाना, अध्यापक क्लास में किसका प्रयोग करेगा? पुनर्बलन का, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक। तो स्किनर के सिद्धांत में कौन से पुनर्बलन के माध्यम से सिखाने की बात कही गई है? कौन से? केवल धनात्मक। तो फिर तू धनात्मक क्यों कह रही है? तो अच्छा इसका मतलब अच्छे घरवाले नहीं लगते, उनको बाहर निकाल दे। इसका मतलब तो यही हुआ ना, एक अच्छे लगते हैं और लगता कौन है? भाई सीधी सी बात, और कौन अच्छा लगता? नहीं लगता। ससुराल में कोई नहीं लगता, ध्यान रखना, एक ही अच्छा लगता है बस। तो ऐसा थोड़ी होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा? भाई इस स्किनर सिद्धांत में धनात्मक पुनर्बलन का भी तथा ऋणात्मक का भी, दोनों का प्रयोग हुआ है। स्किनर ने दोनों को बताया ना, बताया था नहीं बताया था? तो धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन से स्किनर में सिखाया जाता है। धनात्मक पुनर्बलन दोगे, मास्टर तू मुर्गी बन जा, ये बंद कर दे, जरा सा नहीं, बात बंद कर ले, बंद कर इसको, बंद कर ले बात, प्लीज 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 बंद कर इसको।
अब खुद सोचिए इस चीज को। अब मैं भाई भाई कर रहा हूं, जब मुझे कोई नहीं देखा, आप घर में भाई भाई करना तो घर वाले दूसरी तरफ मुंह कर लें, कैसा लगेगा? खुद सोचिए इस चीज को, कैसा लगेगा? और मैं यहां भाई भाई कर रहा हूं, लिख लिया, इधर देख। अब तो पुनर्बलन सिखाया जाता है। अब धनात्मक पुनर्बलन जब अध्यापक देता है तो उस बालक उस क्रिया को सीख लेगा, ठीक है ना। और ऋणात्मक पुनर्बलन दिया, अभी दिया था, अभी दिया था ना। अब ये इतने बड़े हो गए इसलिए मैं ज्यादा कह नहीं सकता, लेकिन ऋणात्मक ही था, तो इस क्रिया को छोड़ देगा। हालांकि ये छोड़े या नहीं छोड़े, लेकिन बालक छोड़ देगा, बालक छोड़ देगा, ये कन्फर्म है। तो अध्यापक जहां धनात्मक पुनर्बलन देगा, बालक उस व्यवहार को अपना लेगा, और जहां ऋणात्मक देगा उस व्यवहार को त्याग देगा। तो बालक के व्यवहार का क्या हो जाएगा? एक निश्चित आकार हो जाएगा, निश्चित, इसे कहते हैं आकार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब अध्यापक बालक का व्यवहार अच्छा हो तो अध्यापक धनात्मक पुनर्बलन दे, जिससे बालक उस व्यवहार को सीख लेते हैं। और जहां गलत व्यवहार हो, अनुचित व्यवहार हो, वहां अध्यापक ऋणात्मक पुनर्बलन दे, जिससे बालक उस व्यवहार को त्याग दे। इसे कहते हैं आकृति। क्या कहेंगे? अब मान लीजिए जैसे आपकी पोस्टिंग हुई, पोस्टिंग होने के बाद आप स्कूल में गए, और स्कूल में मान लीजिए आप जा रहे हो, आपने देखा कि एक बालक के हाथ में कचरा है, बिस्कुट विस्कुट रैपर वगैरह है, उनको फाड़ रहा है, क्यों फेंक रहा है? क्यों फेंकता है ना बालक, क्यों फेंक रहा है? जैसे वो फेंक रहा है, आपने जैसे देखा कि कचरे को चारों तरफ फेंक रहा है, आप क्या कहेंगे? ओ गधे, ओ गधे, इधर इधर, ये कचरा फैलाने के लिए होता है कि इसको डस्टबिन डाल। वो कहता है सॉरी सर, अब नहीं फैलाऊंगा, और वो कचरे को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देता है। अब ये बालक जिसको ऋणात्मक पुनर्बलन दिया, वो दोबारा फैलाएगा क्या? घर पर भी अगर कोई कचरा है ना, तो उसको उठा करके डस्टबिन में डालेगा, ठीक है ना। और दूसरी ओर आपने देखा कि एक बालक है, वो कचरे को या छोटे पेड़ों में पानी दे रहा है, छोटे पेड़ों में पानी दे रहा है। आपने देखा छोटे पेड़ों में पानी दे रहा है, जैसे देखा, आप कौन सा पुनर्बलन दोगे? कौन सा दोगे? धनात्मक दोगे ना। वहां जैसे धनात्मक दिया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ऐसे पेड़ों का ध्यान रखा कर। अब ये बालक जिसको धनात्मक मिला है, वो घर पर जाकर भी जो छोटे पेड़ होते हैं उनमें भी पानी देगा, तो उस व्यवहार को अपनाया। इसे कहते हैं आकृति। आप घर में देख रहे हैं, जब कई बार बालक खेल रहा होता है ना, तो बालक कोई गाली वाली निकाल देता है, गाली वाली निकाल देता है, आप क्या कहते हो? इधर आ, इधर आ। जब कहते हैं हाँ, तेरे मास्टर ने ये सिखाया था क्या? घर वाले कहते हैं ना, तेरे मास्टर ने ये सिखाया था क्या? अब बताओ, उसने गाली निकाली घर में, बीच में कौन आ गया? क्यों आया? कि इस जो बालक यहां व्यवहार कर रहा है, यहां जो गाली निकाली है, इसने ये व्यवहार स्कूल में भी किया होगा, विद्यालय में भी किया होगा। स्कूल में जो ये व्यवहार किया होगा, गाली निकाली होगी, अध्यापक ने ध्यान नहीं दिया, इसको ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं दिया, बालक ने उसको नहीं छोड़ा, उसको नहीं छोड़ा है, तो उसने अपना रखा है। इसलिए हम कहते हैं तेरे मास्टर ने यही सिखाया था क्या? अगर मास्टर ध्यान दे तो ऋणात्मक गलत व्यवहार को त्याग देगा। बालक के, इससे बालक का क्या हो जाता है? व्यवहार का आकार। इसे कहते हैं, क्या कहेंगे? किसे कहेंगे? क्या पढ़ रहे हैं अपन? आकृतिकरण किसे कहेंगे? बालक के व्यवहार को पुनर्बलन के माध्यम से निश्चित आकार देना। समझ रहे हो ना? क्या समझे? ध्यान रखना, ये केवल इसी में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। ये जो है ना, केवल इसमें ही है और किसी में है भी। आकृतिकरण स्किनर के अलावा कोई सा सिद्धांत में नहीं पाएगा। ठीक है, लिखो।
बालक के व्यवहार को पुनर्बलन के माध्यम से निश्चित आकार देना। बालक के व्यवहार को पुनर्बलन के माध्यम से निश्चित आकार देना। लिख लिया? आगे लिखो इसमें, जब बालक का व्यवहार अच्छा होता है, अध्यापक वहां धनात्मक पुनर्बलन देता है। जब बालक का व्यवहार अच्छा होता है, अध्यापक वहां धनात्मक पुनर्बलन देता है। इससे बालक के व्यवहार का निश्चित आकार होता है तथा जहां गलत व्यवहार होता है अध्यापक वहां ऋणात्मक पुनर्बलन देता है। इससे बालक के व्यवहार का निश्चित आकार बन जाता है। इसे ही आकृतिकरण कहते हैं। दूसरा बहिर्गमन और तीसरा स्वतः प्राप्ति। चौथी टोकन इकोनॉमी। तो बहिर्गमन, स्वतः प्राप्ति। बहिर्गमन ऐसा पुनर्बलन जिसका अध्यापक बार बार प्रयोग करता है। एक ही पुनर्बलन का अध्यापक बार बार प्रयोग करता है, तो वो पुनर्बलन पहली बार तो प्रभाव डालेगा, उसके बाद धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाएगा। तो ऐसे पुनर्बलन का अध्यापक को प्रयोग नहीं करना। मान लीजिए जैसे अध्यापक गया क्लास और क्लास में जाके उसने प्रश्न पूछा और बालक ने कहा सर मैं बताऊं, शाबाश, सर बैठ जाऊं, शाबाश, सर जाऊं, शाबाश, सर आ जाऊं, शाबाश, ढेर सुबह, शाबाश 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 शाबाश। तो वो अध्यापक भी को भी कहने लग जाएंगे वो, ये शाबाश सर है, शाबाश। शाबाश का कोई फर्क पड़ेगा क्या? जब पहली बार दिया था ना तब तो ऐसा लगा कि यार अच्छा मिला, लेकिन जब हर बार पर ढेर शाबाश, तो वो मामला, तो ऐसे पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना। एक पुनर्बलन प्रभावहीन हो जाएगा। अब मान लीजिए सुबह से आपको एक एक सब्जी दी जाए, कितने दिन खाओगे भाई? चेंज तो करनी पड़ेगी ना। घर में आप देख लीजिए, घर में मान लीजिए आप सुबह जैसे खड़े हुए तो घर वाले वो कहे तू ही मेरी चांदनी, एक घंटे बाद तू ही मेरी चांदनी, दोपहर को फिर से चांदनी, वो कहेंगे ओ देवता
रहने दे, अरे बदल बदल के दो ना तो प्रभावशाली होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो पुनर्फलन है, यदि एक ही पुनर्फलन का बार बार प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना, बदल बदल के दिया करो, बदल बदल करके, सुन रही है ना? यदि एक ही पुनर्फलन का प्रयोग किया गया तो वो पुनर्फलन प्रभावहीन, इसलिए क्या दिया जाए? बदल बदल करके दिया जाए, तो वो प्रभावहीन हो जाता है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसे कहते हैं बहिर्गम। क्या कहेंगे? स्वतः प्राप्ति, जब बाहर निकाल दिया, प्रयोग नहीं किया जा रहा, यदि कुछ समय के बाद यदि दोबारा उसका प्रयोग किया जाता है तो पुनः प्रभाव डालने लग जाए, लेकिन कंटिन्यू नहीं, ये ध्यान रखना, बदल बदल करके प्रयोग किया जाना चाहिए। कभी कभी, अरे कभी एक्सीलेंट भी दो, कभी वेरी गुड भी दो, कभी और दूसरा भी दो, शाबाश भी दो, ये अलग अलग दिए जाते हैं। वो क्या है? अच्छा अच्छा प्रभाव डालेंगे, उससे तो आकार बनेगा, और यदि एक का प्रयोग किया तो प्रभावहीन हो जाएगा, कुछ समय बाद यदि दोबारा प्रयोग करेंगे तो वो प्रभाव डालने लग जाता, ये कहलाता है बहिर्गमन। और ध्यान रखना, ये नॉर्मल है, ये तो और में पाए जाते हैं। अगला आता है टोकन इकोनॉमी। कौन सी? अब ये टोकन इकोनॉमी इसी में पाया जाता है। टोकन इकोनॉमी ये व्यवसाय से रिलेटेड है, होटल व्यवसाय होता है ना, बिजनेस होता है, होटल में चलती है चीज, और बिजनेस से, व्यवसाय से ही अपने साइकोलॉजी में लिया गया है, जहां से जो मिलाना अपन ने ले लिया उससे अच्छा है। तो टोकन इकोनॉमी, अब लोग होटल में जैसे जाते हैं, आप जैसे होटल में जाओगे तो पहले गेट पर ही आपसे एक निश्चित अमाउंट जमा करा लेते हैं, निश्चित पैसा जमा कर लेते हैं, और वो आपको एक टोकन देते हैं और कहते हैं सब इस होटल में जो भी सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल की है या थिएटर वगैरह के जो भी हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं, आपको कोई नहीं रोकेगा, तो वो टोकन दिया जाता है। उसी आधार पर अब ये आ गया स्किनर में, साइकोलॉजी में, अध्यापक के द्वारा पुनर्फलन के माध्यम से अच्छा व्यवहार सिखाया, तो अध्यापक ने जब धनात्मक पुनर्फलन दिया है तो वहां टोकन तो मिल ही गया है ना, आपको मिल ही गया। आपको जब स्कूल में थे आपको सिखाया गया था कि अपने से बड़ों से आप कह करके बोलिए, जी से बोलिए, जी लगा करके बोलिए, आदर पूर्वक बोलिए, ये बताया गया था, आपने उसको सीख लिया। तो सीख लिया कब? जब अच्छा व्यवहार था, तो अध्यापक के द्वारा टोकन मिल गया। अब आप सीख गए हैं, अब आप जब चाहें उसका प्रयोग करें, जब चाहें प्रयोग नहीं करें। बालक पुनर्फलन के माध्यम से बालक को अच्छा व्यवहार सिखा दिया जाता है, बालक उस व्यवहार को जब चाहे अपना लाभ देखे तो पुनर्फलन का प्रयोग करे, जब नहीं चाहे प्रयोग। आप खुद देख लीजिए, आप जब सीख गए हैं, एक बड़ों से सब सीखा रहा, आपसे बोलिए, जब हमारी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, या जिनसे मामला खराब नहीं हो जाए, ऐसा होता है, तब तो आप लगा के बोलते हैं, बोलते ही नहीं बोलते, और जहां ये पता है कोई लाभ नहीं है, आप कहते हैं नहीं, हाँ कह, सड़क पर बता दूंगा, 50 बता दूंगा। आप खुद देखें, अपने से बड़े के लिए आप खूब प्रयोग करते हैं, कारण टोकन है कि अध्यापक के द्वारा पुनर्फलन के माध्यम से बालक को अच्छा व्यवहार सिखा दिया जाता है। आ चुका है, ध्यान रखना, एक बार इसमें ब्रीफ में आया था, 18 में आ चुका है। हाँ, वो लोअर लेवल तो कोई सा भी हो, क्वेश्चन दे देगा, ये दिमाग से निकाल दो। साइकोलॉजी में फर्स्ट लेवल ईयर, सेकंड लेवल कुछ नहीं है, पेपर एक बनता है, उसमें से उठा करके फर्स्ट लेवल डाल देते हैं, उठा करके सेकंड लेवल डाल। आप ये दिमाग मत रखना सब फर्स्ट लेवल तो इजी आएगा, कोई जरूर नहीं, कोई जरूर नहीं है। जो प्रश्न जिसके हिस्से में आ गए ना, आ गए। इसमें क्यों, साइकोलॉजी का कोर्स एक ही है और आपको पेमेंट भी एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है सेकंड लेवल वालों को ज्यादा मिलेगा या मिड डे मील उनको एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर मिलेगा। वही थर्ड ग्रेड आपकी है, थर्ड ग्रेड उनकी रहेगी, केवल अंतर इतना रहेगा कि आप 5वीं तक पढ़ाओगे, वो 8वीं तक पढ़ाएंगे, इतना अंतर रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं भी दे सकता है उसको,
टोकन इकोनॉमी अध्यापक के द्वारा पुनर्बलन के माध्यम से बालक को अच्छा व्यवहार सिखा दिया जाता है। बालक उस व्यवहार का जब चाहे अपना लाभ देखे प्रयोग करे, जब चाहे प्रयोग नहीं करे, उसे कहते हैं, क्या कहेंगे? लिखो, बहिर्गमन। अध्यापक के द्वारा आउट गोइंग आउट, बहिर्गमन अध्यापक के द्वारा यदि एक ही पुनर्बलन का बार बार प्रयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग किया जाता है, तो वह पुनर्बलन प्रभावहीन हो जाता है। तो वह पुनर्बलन प्रभावहीन हो जाता है। अतः ऐसे पुनर्बलन का अध्यापक को प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो, स्वतः प्राप्ति। स्वतः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस, इसमें लिखो, स्पेलिंग तो मेरी आती है, स्पॉन्टेनियस, SPEONTEOUS, ऐसा ही है, मेरे स्पेलिंग थोड़ी याद रहती है। हाँ, स्वतः प्राप्ति में लिखो, प्रयोग नहीं किए जाने वाले पुनर्बलन का यदि कुछ समय बाद अध्यापक पुनः प्रयोग करता है, तो वह पुनर्बलन पुनः प्रभाव डालने लग जाता है। पुनः प्रभाव डालने लग जाता है, पुनः प्रयोग करता है तो वह पुनर्बलन पुनः प्रभाव डालने लग जाता है। देख लिया ना? अगला लिखो, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी इसमें लिखो, बालक को पुनर्बलन के माध्यम से अध्यापक के द्वारा
अच्छा व्यवहार सिखा दिया जाता है। अच्छा व्यवहार सिखा दिया जाता है। अब बालक उस व्यवहार का जहां चाहे प्रयोग करे, जहां चाहे प्रयोग करे, जहां नहीं चाहे प्रयोग नहीं करे। ठीक है, ये था बीएफ स्किनर। पुनर्फलन पुनर्फलन के वो, अब देखो इसमें इसने इसी सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अन्वेषण विधि इसको दिया था, जो तुम्हारे नवाचारों में आएगी। अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दी थी? ये स्किनर की है, और इसका आधार भी ये क्रिया प्रसूत अनुबंधनीय है। अरे समझ सुन रहे हो ना? क्या सुना? अभिक्रमित अन्वेषण विधि किसकी है, और ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, स्किनर के सिद्धांत पर। तो नोट डाल के लिख लो। अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अभी प्रोग्राम लर्निंग अंग्रेजी में, प्रोग्राम लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन विधि अभिक्रमित अनुदेशन विधि को बीएफ स्किनर ने दिया, जो बीएफ स्किनर ने दिया, जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। जो क्रिया प्रसूत, अभी बीएफ स्किनर सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। अब अपन शिक्षण के नवाचार पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे अपन इसको। कब पढ़ेंगे? जब तुम कहोगे तभी पढ़ लेंगे। अभी पढ़ाते हैं। हाँ, एक तो तुम्हारे जो नए हैं उनको रोके हैं। हाँ, तो दूसरा सब्जेक्ट लग जाएगा। मेरा उस समय कंटिन्यू तुम्हें नहीं ले पाएगा। हाँ, लास्ट कर रहा हूँ। लास्ट में एक तो पहले तो उनको रोके अपन, जो जिनके बच गए हैं ना, जो नए जिनका स्टार्टिंग नहीं हुआ था, है ना, उनको अपन करें। तो मास्टर जा रही है? अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। तो एक तो उनका अपन गए, सुन लो। एक तो खाना वाना ले कितने बजे होती है लास्ट क्लास तुम्हारी? 3 बजे। तुम्हारे 2 बजे, वो 3 बजे करवा देंगे सबको। हाँ, 3 बजे है। तुम्हारे 4 बजे तक होते, कौन सी? उसको 3 बजे लाएंगे, तो टाइम टेबल बैठवा तो बीच में ले आएंगे उसको ले आएंगे। और फिर इसका ये करते हैं, एक तो उसमें जो तुम्हारे जो नए हैं ना, जिन कच्चों को अपन अलग से तुमको अलग वो नहीं कर सकते, तो टाइम पे नहीं है। मेन चीज ये भाई, अब 3 महीने और कोर्स है बड़ा। ओ मुर्गी बन जा, तू कितने दिन में आई है? रोजाना आया कर। आजा, यहाँ जा, यहाँ जा, यहाँ से कहीं बैठ जा। ठीक है ना? एक तो खाना लेके आना,
कल तो बृहस्पतिवार, कल से ले लेंगे। बृहस्पतिवार गुरुवार है, सही है। तो हाँ, मैं टाइम टेबल बैठवा देता हूँ, टाइम टेबल कह दूंगा सबका 3 बजे फ्री हो जाए। जिनका पहले हो रहा है वो जल्दी सुन ले, खाना लेके आना, फिर पुकारती रहेगी खाना खाना। उनको अपन जो नए, पहले तो नए को रोकेंगे, 2 घंटे उनको खींचे, और उसके बाद 5-7 दिन हो जाएगा इनका, संडे वनडे को ले लाकर फ्री कर देंगे। तो और उसके बाद तुम्हारा जो है ना ये एनसीएफ और ये शुरू करते हैं। एनसीएफ है, और एनसीएफ नहीं, आईटी 2009, आईटी 2011 और 2020। हाँ, मेन तुम्हारा पार्ट वो सबसे ज्यादा है उसमें से, और उसमें ज्यादा ऐसा भेजा भी नहीं खपाना पड़ेगा है। तो दोनों साथ साथ चलते रहेंगे ना। तो इनको लेते हैं, आज नहीं कल से खाना लेके आना साथ में तुम्हारा, ठीक है ना। तो उसको हाँ, तो देखो इसमें सीधी कहानी है। फिर अपन ले, तुम भी अगर ये कहोगे ना कि सब नहीं ऐसा नहीं, तो ये निश्चित मान लीजिए कोर्स नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, सुन लो। अरे अपन को वही करना है, एक जब तुम्हारी, इनके तो सेकंड ग्रेड की जल्दी है, बाकी तुम्हारा तो जल्द एग्जाम, हाँ जल्दी है। तो अपन ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तुम फ्री हो जाए, तो तुमको सेल्फ स्टडी का भी टाइम मिल जाए है। हाँ बोल, कौन कौन से 100 रोज इतने इतने से 5-5 दिन के। हाँ तो इतना तो एकदम मुंह भरा जाता है क्या, कैसी बात करें। इतने इतने से 5-2-3 4-4 घंटे के टॉपिक है वो, और कितने हैं वो, खूब पता है, मुझे पता है, सब और जगह भी करवाते हैं ना। अब यहाँ तो कम से कम ये तुम्हारे सिलेबस को लेकर के तो है ना, और जगह देखो शाम को फोन आया था, शाम को फोन आया था, मैं नाम तो नहीं बताऊँ कहाँ का, शाम को रो रहे थे। एक्टिव 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं वहाँ, सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, 20,000 फीस लिए, 20,000 फीस लिए। हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटिकल चल रही है, और ज्योग्राफी, 3 के अलावा चौथा सब्जेक्ट नहीं चल रहा। और 6 महीने हो गए उनको बैठे हुए, कहाँ चल रही है वो मुझे पता नहीं नहीं, हम SMS में तो वही चल रहा है अपने जो प्रोग्राम। तो कारण होता है उसका, होता है देखो हर चीज को। अब तुम्हारे 4 बजे तक क्लास हो जाएगी, अब तुम और भी चाहते हो तो सेकंड ग्रेड 1 रोक लेते, मैं बुलवा लूंगा, और उसके बाद 6-7 बजे तक यहीं रुको। फिर 2 दिन बाद कह देंगे सर पढ़ा जाता है क्या, ये तो खींच रहे हो। अभी हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको करवा देंगे। हाँ भाई, तो ये छोटे छोटे टॉपिक है तुम्हारे, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये बड़ी है हाँ कौन सा, हाँ अब सुन लो, नोट डाल लिया ना। अब इसमें क्या नहीं है, श्रृंखलाबद्धता भी आती है, इसमें ध्यान रखना, एक को लिख लो। स्किनर सिद्धांत में श्रृंखलाबद्धता, श्रृंखला, इसी में ही श्रृंखलाबद्धता पाई जाती है, श्रृंखलाबद्धता पाई जाती है। पुनर्बलन दोगे श्रृंखला के अनुसार ही दोगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसमें चैन, श्रृंखला कहते हैं चैन को, चैन सिस्टम, ठीक है ना। तो इसमें श्रृंखलाबद्धता, पुनर्बलन जो दिया जाता है ना, वो श्रृंखलाबद्ध दिया जाता है वो स्किनर में। अब इसमें पूछेगा निम्न में से कौन सा स्किनर सिद्धांत पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ये दोनों केवल स्किनर में ही है, टोकन इकोनॉमी और आकृतिकरण। अभिक्रम अन्वेषण विधि केवल स्किनर की और किसी की नहीं, रेखीय साखी, उसके बाद आई है, पहले तो इसने दिया था ये, ठीक है ना, वो क्रिया प्रसूत पर ही आधारित, ठीक है। अरे वो अलग है, तो इसकी थोड़ी है, पहले स्टार्टिंग तो इसी का ही है। अब अगला आता है सिद्धांत, ये तो था स्किनर का सिद्धांत। अब लिखो अगला गुथरी का सिद्धांत, एडविन गुथरी का सिद्धांत।
वर्गीकरण पढ़ा था। अब लिखो अगला सिद्धांत, एडविन गुथरी का सिद्धांत। एडविन गुथरी का सिद्धांत यह था 1946। 1946 कौन? अरे कौन आया था? और स्किनर कब आया? 1918। फिर 18 क्यों बोली? पीछे से आई थी क्या? तेरे पास मौका आई है, रोक क्यों नहीं लिया? 1938 में आया था स्किनर, और यह आया 1940। कौन? गुथरी, एडविन गुथरी। हाँ, इसके सिद्धांत का नाम नंबर 1 सामीप्य या सानिध्य का सिद्धांत। सामीप्य या सानिध्य का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिग्यूस थ्योरी। कॉन्टिग्यूस थ्योरी। दूसरी है एकाकी प्रयास का सिद्धांत। एकाकी वन ट्रायल थ्योरी। एकाकी लिख लिया क्या? कब लिखेगी? चश्मा लगा के नहीं आई ना? अरे गेटअप आता है उससे, लगा के आया कर। हैं? भूल जाती है? हैं? हाँ, अजीब लगती है जब कह रहा हूँ गेटअप आता है उससे, लगाया कर। अरे लिख लिया क्या? क्या लिखा? गुथरी का सिद्धांत कब आया था? कब आया? बेस्ट ऑफ लक। जल्दी भेज दे मैसेज। क्या भेज रही है? तो क्या भेज रही थी? ये वीडियो कॉलिंग? इधर देख तो, इधर को। पहला, अच्छा मोबाइल में लिख रही थी। पहला सिद्धांत का नाम नंबर 1, नंबर 2 प्रयोग लिखो बिल्ली पर। बिल्ली, प्रयोग, बिल्ली लिख, प्रयोग। प्रयोग किया था बिल्ली पर। सिद्धांत का नाम नंबर 1, अरे नंबर 1, नंबर 2 किसका? मैं कह रहा हूं किसका, कह रही है कि एकाकी प्रयास का। भेजा यहां रहता ही नहीं है। अरे एकाकी प्रयास सिद्धांत किसका है? कब आया था? प्रयोग किस पर किया? सिद्धांत का नाम नंबर 1, नंबर 2 प्रयोग किस पर किया? किसने किया? अब करते हैं प्रयोग इसका। तो ये बॉक्स है। क्या है? क्या है? बॉक्स। और यहां ये बिल्ली है। बिल्ली तो गोल ही रहती है, विदेशी वैरायटी है ना, अमेरिका की है। और ये भोजन है। अब तो तेरे घर में बना लेना पूछ।
यहां देख लो चुपचाप। अब देखो ये भोजन है, ठीक है ना, मास्टर ने क्या है ये, और ये दरवाजा खुला रखा, मास्टर दरवाजा खुला रखा, मास्टर दरवाजा, हुआ ना, दरवाजा खुला रखना, कोई भी आए तो यहां दरवाजा खुला रखा और बिल्ली यहां है। गुथरी ने पहली बार, गुथरी ने, मास्टर गुथरी, अरे मास्टर का आज मामला क्या खराब हो रहा है। गुथरी ने पहली बार बिल्ली को भोजन दिखाया कि देख वो रहा भोजन, पहली बार दिखाया कि देख वो रहा भोजन। और जैसे बिल्ली ने भोजन देखा, बिल्ली दौड़ी, दौड़ के कहां गई, अरे कहां गई, भोजन क्या काम करेगा यहां, उद्दीपक का, भोजन क्या है ये, उद्दीपक। जैसे भोजन बताया, गुथली ने देख वो रहा भोजन, और बिल्ली दौड़ी और दौड़ के कहां गई, अरे कहां गई। उसके बाद बिल्ली को ये वापस ले जाता है, यहीं वापस उसी जगह पे ले जाता है। बिल्ली कई बार घूमती है, कई बार घूमती है, मुझे तो छोड़ दे, किसके पास, किसके पास, गुथली ने नहीं छोड़ा और सीधा यहीं ले जाकर के छोड़ा। अब की बार नहीं बताया, गुथली ने अब की बार नहीं बताया कि भोजन कहां है, एक बार ही बताया तब बस। और बिल्ली को जैसे यहां छोड़ा, बिल्ली तो वापस घूमी और वहीं आ गई जहां भोजन। तो गुथली ने कहा, बिल्ली को मैंने तो एक बार ही बताया, भाई एक बार ही बताया था कि भोजन कहां है, बिल्ली तो एक ही बार में सीख गई। तो सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता, बल्कि एक ही बार में, एक ही बार में, बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं एकाकी, क्या कहेंगे, एकाकी प्रयास का। जब उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया यदि साथ साथ एक बार भी हो जाती है, प्राणी एक ही बार में सीख जाता है, बार बार अभ्यास की आवश्यकता। ये किसने कहा, किसने कहा, पहली बात कही। दूसरा इसने कहा ये बिल्ली जो सीखी ना, इसका कारण था कि भोजन उद्दीपक नजदीक था, भोजन नजदीक था। अगर मान लीजिए मैं भोजन यहां रख देता, यहां रख देता दूर और कहता ओ देख बिल्ली वो रहा भोजन, बिल्ली कहता रहने दे, छोड़ दे, जाती क्या, भाई जाती क्या, नहीं जाती। तो इसने कहा बिल्ली इसलिए सीखी क्योंकि भोजन नजदीक था। क्या नजदीक था, भोजन क्या है, उद्दीपक। तो ये कहता है बिल्ली इसलिए सीखी क्योंकि उद्दीपक, उद्दीपक, तो सीखने पर उद्दीपक की समीपता का प्रभाव पड़ता है। उद्दीपक जितना नजदीक होगा उतना जल्दी, तो जितना दूर होगा उतना ही गति धीमी हो। अब आप देख लीजिए, अब इस समय उद्दीपक अभी जनवरी की संभावना है, सेकंड ग्रेड की, दिसंबर में वो उद्दीपक नहीं है। तो उद्दीपक की अब जनवरी में संभावना है या इनकी दिसंबर में। अभी उद्दीपक दूर है ना, अभी शाम को आप कहते पढ़ लिया, हाँ सर याद है, देखा जाएगा। अब आप खुद ही लीजिए, उद्दीपक जितना दूर है ना अभी, उतना ही गति धीमी है ना। पढ़े तो पढ़े, कोचिंग आए तो आए, शिक्षा पर निर्भर करता है। और जब जैसे जैसे नजदीक आता है, जैसे जैसे, हाँ नवंबर, फिर दिसंबर, अब मान लीजिए एग्जाम कल, उद्दीपक देखो नजदीक कितना होता है। मान लीजिए एग्जाम 2 दिन बाद है या कल ही है, कल ही है, और आज रात की हालत क्या होती है, नींद, क्यों, उद्दीपक क्या गया, तो सीखने पर किसका प्रभाव पड़ा,
उद्दीपक की समीप। अब आप देखना उद्दीपक आज भी आपकी गति, जो जिस गति से आप लिखते हो ना शारीरिक क्रियाएं, आज भी यही है और एग्जाम में भी सारी गति तो यही रही। अंतर केवल आएगा कार्य करने के तरीके, कार्य करने के। अब तो ये पढ़े तो पढ़े, नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े। 8 बजे बुलाए, 9 बजे जाते जाते, नहीं जाते नहीं जाते, इच्छा पर निर्भर है। और उस समय क्या हो जाता है, वहां चार तरफ बेड पर, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, परसों एग्जाम, 2 दिन बाद एग्जाम है, बेड पर किताब ही किताब लगी होती है, चार तरफ वहीं होती है। और वहां खाना भी घर वाले कहते खाना रख दे मैं खा लूंगा, रख दे, और वहीं खाना भी चलता रहता है। आप खुद देखिए ये पोजीशन रहती है, लिखोगे वही गति है, शारीरिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतर आएगा केवल कार्य करने के तरीके। कब? जब उद्दीपक नजदीक हो, जब उद्दीपक, तो सीखने पर उद्दीपक की समीपता का प्रभाव पड़ता है। किसका? उद्दीपक की समीप। दूसरा इसने कहा उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया यदि साथ साथ एक बार भी हो जाती है तो प्राणी एक ही बार में अभ्यास की आवश्यकता। आप खुद देख लीजिए ना, जब घर वालों ने पहली बार दिखाया था उनको 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 दिखाया था ना कि एक बार देख ले, तो वहां घर वाले बैठे चाय लेके गए या किसी बहाने से गए थे, हल्की सी झलक ही देखी थी, पूरा देखा था कि मैं देख लूं पहले ढंग से। ऐसे देखा था क्या? नहीं देखा ना, हल्की सी झलक ही देखी थी ना, थोड़ी सी हल्की सी ये दिख रहा है। उसके बाद अब कभी भूले क्या? अरे कभी भूले क्या? हाँ करने में जोर आ रहा है इनको था, नहीं भूले ना, तो एक ही बार में सीख गए कि नहीं सीखे? बार बार अभ्यास की आवश्यकता पड़ी क्या? अभ्यास की आवश्यकता पड़ती, घर वाले कहते बार बार जा ढंग से देख, बार बार जा ढंग से देख। थॉर्नडाइक तो ये कहता है, थॉर्नडाइक तो ये कहता है ना कि एक ही बार में नहीं सीखता बल्कि अभ्यास। इसकी नहीं इसने क्या कहा गुथरी ने? सीखता एक ही बार में है, अभ्यास से तो सीखे गया जो ज्ञान है उसको भूलेगा नहीं। जितना तुम अभ्यास करोगे, मैंने एक बार सिद्धांत बताया, अब भी एक बार बता रहा हूं, कल स्किनर का एक बार बताया था, पहले बताया था। अब आप सीख तो गए, लेकिन जब तक इसका अभ्यास नहीं करोगे विलोपन नहीं रुकेगा। 2-4 दिन बाद मैदान साफ हो जाएगा, यह स्वाभाविक सी बात है। तो जो अभ्यास किया जाता है उससे विलोपन रुकता है, सीखने पर कोई प्रभाव नहीं। किसने कहा? किसने कहा? क्या कहा? एक बार में सीख जाए वो याद है, केवल एक। और क्या कहा था? बोला कर रहे वो है उद्दीपक समीप। सुनना भाई, बता 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 प्लीज। ये कह रही है उद्दीपक नजदीक समीप होता है तो सीख भी लेते हैं। इसका तो वो पिक्चर घूम रही है, कुछ समय देखे थे, सही है वो, लेकिन सीखा कब? अब मान लीजिए घर वाले कहते हैं वही ये कहा, अब मान लीजिए वो तो बैठे हो वहां दूर, बहुत दूर, बहुत दूर हो, घर वाले को देख वो बीच में दिख रहा है वो है, और दूसरे को देख ले, देखेंगे नहीं, पहली बात तो देखेंगे नहीं, और देखते में तो पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, नहीं सीख पाते। और नजदीक होता है तो क्या प्रभाव पड़े? अरे वो व्यवहारिक चीजें एकदम जल्दी सीख जाएगा। सीखने पर उद्दीपक की समीपता का, किसने कहा? दूसरा इसने कहा बिल्ली ने कार्य करने के लिए, जैसे बताया ना इसने गुथरी ने, देख वो रहा भोजन, बिल्ली ने पहला कदम बढ़ा दिया। जब पहला कदम बढ़ाया तो पहला कदम ही अगले कदम का प्रेरक होता है। अपन कहते हैं ना पहला कदम ही अगले कदम का प्रेरक है। अगर मान ली बिल्ली को जैसे बताया हाथ मत लगा, तो
जैसे बताया, अब देख वो रहा भोजन, अब बिल्ली कहती नहीं जाती जा, कोई फर्क नहीं, नहीं सीखी। तो यहां जब बिल्ली मानसिक रूप से तैयार हो गई, उसने पहला कदम बढ़ा दिया, तो पहला कदम ही अगले कदम का प्रेरण। उधर को देखो ही मत, कोई नहीं आएगा आज, आज मैं ही हूं, ठीक है ना। तो इसमें सीखने के लिए उद्दीपक की महत्वपूर्ण है, पहली स्थिति उद्दीपक की। दूसरा इसने बताया उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया, यदि साथ साथ एक बार भी हो जाता है तो प्राणी एक ही बार में बार बार अभ्यास की आवश्यकता, अभ्यास से तो केवल विलोपन को रोका जाता, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो है ही नहीं, लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, आप तुझे मैं दिखाई दे रहा हूं क्या, दिख रहा हूं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने पर उद्दीपक की समीपता का प्रभाव पड़ता है। उद्दीपक यानी स्टिमुलस, पता है क्या। तो उद्दीपक तूने सही नहीं लिखा है, इसलिए कहा है उद्दीपक की समीपता का प्रभाव पड़ता है। अगला, इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक तथा प्रतिक्रिया यदि साथ साथ एक बार भी हो जाती हैं तो प्राणी एक ही बार में सीख जाता है। उसे बार बार अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास से सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपितु सीखे गए ज्ञान का विलोपन रुकता है। विलोपन का मतलब क्या है। विलुप्त होना यानी भूलना, विलोपन यानी भूलना। विलुप्त होते हैं ना, वो कहते हैं ना विलोप हो गया, वो है ये विलोपन। अपन कहते थे सामान्य भाषा में, ये तो विलोप हो गया। विलोप यानी भूलना। आगे लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार
इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपक जितना नजदीक होता है कार्य करने के तरीके में उतना ही अंतर आता है। कार्य करने के तरीके में उतना ही अंतर आता है, परंतु शारीरिक गतियों पर वो तो है, वही चीज नहीं होता। कभी ध्यान रखना, अपन देखो एक सामान्य सी स्थिति है, मैं आपको जनरली बता दूं। अपना आज व्यक्ति जो ज्यादा पीड़ित क्यों है, मेन कारण यही होता है, हमारी मानसिक क्रिया ज्यादा बढ़ गई, शारीरिक क्रिया एकदम निष्क्रिय हो जाती है। और इसमें अब आप खुद देख लीजिए, मैं एक जनरल बताऊँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं लिखा रहा हूँ भाई, इनको नोट्स दे करके मैं समझा भी सकता हूँ। मैं लिखने के लिए लिखे लिखा है तुमको मिल जाएंगे ना, मैं लिखने के लिखा है मिल जाएंगे, लेकिन आप खुद देखना, जब लिखे लिखा है आपको मिल जाते हैं और फिर मैं समझाऊं, मान लीजिए समझा करके और छोड़ दूं उसको, भाई लिख लिया तुमने, लिखा तो दिया, याद नहीं रहेगा। कारण एक होता है, अपन जितना लिखेंगे ना, भाई मैंने समझा दिया, समझाने के बाद लिखते हैं तो जो थोड़ी बहुत क्लियरेंस और होती है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए लिखाने के लिए बात जनरली अपन करते हैं, पहले समझ लें फिर लिख लें, तो उससे क्या हो जाता है, दोनों चीज आती है। और सारी क्रियाओं से करोगे, सुना हुआ याद कम रहता है, लिखा हुआ याद ज्यादा रहता है, ये ध्यान रखना। बाकी चीजें तो वही है, मेरी किताब में वो कोई में चीजें तो वही आएंगी ना, लेकिन अंतर ये आता है, इसलिए लिखा जाता है। लिख लिया ना? हाँ, परंतु शारीरिक गतियों पर, हाँ क्या लिखा, जितना नजदीक होता है कार्य करने के तरीके में उतना ही अंतर आता है, परंतु शारीरिक गतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शारीरिक गतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लिया? आगे लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के द्वारा उठाया गया पहला कदम ही, प्राणी के द्वारा उठाया गया पहला कदम ही अगले कदम का प्रेरक होता है। प्रेरक होता है, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सिद्धांत में है भी कुछ नहीं ज्यादा, इसमें दो तीन चीजें याद रखना, दो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान है जो मानता है कि उद्दीपक की समीपता से सीखा जाता है? कौन सा मानता है? एडविन गुथरी, पहली। दूसरा, एकाकी प्रयास का सिद्धांत किसका है? मास्टरनी किसका? कहां चली गई? यही थी क्या? यहां तो नहीं थी आज। आज मामला कुछ गड़बड़ से लग रहा है। यही है क्या? यही है क्या? यहां तो विद्या माता कसम खा। कोई बात नहीं, वीडियो कॉलिंग कर लेना थोड़ी देर बाद, मैं चला जाऊं तब, ठीक है ना? भाई मानसिक रूप से स्वस्थ रहनी चाहिए, चाहे वीडियो कॉलिंग से हो चाहे सामान्य रूप से, ठीक है ना? तो इसमें एक दूसरा प्रश्न बनता है कि एकाकी प्रयास का सिद्धांत किसका है? एडविन गुथरी का। सामीप्य सानिध्य का सिद्धांत किसका है?
ये विशेष रूप से ध्यान रखना, और कोई लफड़ा नहीं है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं बने। ठीक है, प्रयोग किस पर किया था? सिद्धांत के नाम एकाकी प्रयास का सिद्धांत। अब लिखो इसका शिक्षा में प्रयोग। शिक्षा में प्रयोग। अब इसने सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या माना? समीपता को। भाई समीपता को माना ना। अब अध्यापक जब पढ़ाता है तो पढ़ाते समय शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। किसका? तो अध्यापक, आपने जब बीएड की थी, आप ले जाते थे वो चार्ट, टीए, मॉडल, ये ले जाते थे। तो उस समय ये कहा जाता था कि आप मॉडल को ऐसी जगह पर रखें जिससे पूरे क्लास ठीक प्रकार से देख ले, अच्छी तरह से। क्यों? तो बालकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो वो समीपता महसूस करे, पहली से। दूसरा, अध्यापक जब पढ़ाए तो शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्य बताए जिससे बालक मानसिक रूप से तैयार हो सके। तीसरी स्थिति, अध्यापक, अब आपको ले लीजिए जैसे मार्च में बोर्ड की एग्जाम होती है, अध्यापक दिसंबर जनवरी से लग जाता है, अरे बोर्ड की एग्जाम आ गई तो तैयार कर लिया क्या, याद कर लिया। जब बच्चे कह भी देते हैं जनवरी में कह रहा है सर 2 महीने अभी, तो बच्चे कहते हैं 2 महीने अभी, तो अध्यापक क्या कहते हैं 2 महीने में कितने दिन होते हैं? सर 60 दिन। फरवरी में 28 दिन की है, 58 दिन रह गए। 58 दिन में से होली पड़ती है, शिवरात्रि आती है, उस दिन तुम नहीं पढ़ोगे कन्फर्म है। 3-4 दिन ये कम हो जाएंगे, कितने बचते? 52 दिन। सब्जेक्ट कितने? सब 6। एक सब्जेक्ट के हिस्से में 7-8 दिन आएंगे, 8 दिन आएंगे, 8 दिन। अब 8 दिन में हिंदी में, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, हिंदी में 32 पाठ है। 8 एक दिन में कितने पाठ पढ़ोगे भाई? 4 पाठ। और ग्रामर को कौन पढ़ेगा? और दिन में, एक दिन में तुम पढ़ते कितने हो? ज्यादा ज्यादा 4 घंटे। 1 घंटे में एक पाठ पूरा हो जाता है क्या? याद कर लोगे क्या? फिर पालो, यार ये क्या हुआ, 2 महीने से कहां लेके आ गया अध्यापक? घंटे पर लेके आ गया। घंटे को भी बांट देता है वो, घंटे को बांट देता है कि समय नहीं है, पढ़ लो। क्या किया उसने? समीपता तो दिखाई ना। तो अध्यापक परीक्षा, टेस्ट, मूल्यांकन इसका समय अनुसार बालकों को बताता है जिससे बालक समय के अनुसार उसको पढ़ सके। ठीक है, लिखो। अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री को कक्षा में सही जगह पर स्थापित करे। सही जगह पर स्थापित करे। ठीक है। नंबर 2, अध्यापक शिक्षा तथा शिक्षण के उद्देश्य बालकों को बताए। अगला, अध्यापक परीक्षा, टेस्ट, मूल्यांकन आदि के बारे में
आदि के बारे में बालकों को समय समय पर बताता रहे। ठीक है, ये था एडविन गुथरी का सिद्धांत। अब इसमें कहीं दिक्कत है क्या? अब ध्यान रखना, इसने पुनर्बलन की बात ही नहीं की। इसने सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या माना? उद्दीपक की। तो ये व्यवहारवाद का अपुनर्बलित सिद्धांत है, ध्यान रखना। व्यवहारवाद का कैसा है? अपुनर्बलित सिद्धांत। नोट डाल के लिखना चाहो लिख लो। वैसे यह सिद्धांत व्यवहारवाद का अपुनर्बलित सिद्धांत है। व्यवहारवाद का अपुनर्बलित सिद्धांत है। अपुनर्बलित सिद्धांत, ठीक है। तो ये था व्यवहारवाद का एडविन गुथरी। अब इसमें बताओ कहीं दिक्कत है क्या? अरे कहीं दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने पढ़ा क्या था? अरे जब स्किनर के कौन देखोगे नहीं, विद्या माता का समय बिना देख बताओगे, बिना देखे बताओगे, बिना देखे। तुम्हारे भेजे को देख लेता हूँ। मास्टरनी बंद कर दे। क्या लिख रही है अभी तक? क्या लिख रही है? लिख ले जल्दी लिख लिया। अब बताओ, विद्या माता की कसम। आते सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? स्किनर के सिद्धांत में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। डबल विद्या माता का समय बोलना भी है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी? कौन सी? इसको बंद कर दे, टीपने वाले बैठे हैं। आकृतिकरण कहते किसे हैं? डबल का मतलब जानती है? डबल विद्या माता मतलब क्या होता है जानती है? भविष्य के उद्दीपक की विद्या माता सहित तेरी भी। ध्यान रखना भाई, डबल का मतलब यही होता है, एक सिंगल तो तुम्हारी और एक अगले की। हाँ, आकृतिकरण किसे कहते हैं? प्रदान करना, ठोक के। पुनर्बलन के माध्यम से बालक के व्यवहार को निश्चित आकार देना। और दूसरा क्या पढ़ा था? बहिर्गमन यानी मुर्गी बन जा। समझ गया। तीसरी किसे कहेंगे? देख रही है ना। और चौथी किसे कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी एकदम बिल्कुल सही है। उसके बाद कौन सिद्धांत पढ़ा था? एडविन गुथरी का। गुथरी सिद्धांत का नाम सामीप्य। दूसरा प्रयोग किस पर किया? सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या माना? क्या माना था? उद्दीपक की। क्या बात है, उदास क्यों? बीमार है? अच्छा तू बीमार, अरे बीमार का मानसिक रूप से अनुभव ही मत करो। अस्वीकरण का मतलब क्या होता है? अस्वीकरण विधि बताई थी ना। अस्वीकरण का मतलब होता है जिससे दिमाग में टेंशन होती है ना, उसको याद ही मत करो, स्वीकार ही मत करो मैं बीमार भी हूं। अब भाए भाए करो जोर जोर से, बीमारी भाग जाती है। वास्तविक बात बता रहा हूं, अध्यापक की बीमारी क्लास में जाते खत्म हो जाती है सब। कितने तेज बुखार आ रहा हो और अध्यापक को क्लास में खड़ा कर दो। अगर अध्यापक है
मैं नीचे बता रहा हूं, बुखार अंत में हाथ जोड़ कह देगा कि देवता तू पढ़ा, मैं तो चला, क्यों उसको होश हवास नहीं रहता, और वो फिर अपना बड़बड़ू करके साफ होकर के चला जाए। इसलिए मत बैठ, मस्ती से बैठ। अच्छा, सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या माना इसने? जोर जोर से पुकार क्या और इसने प्रयोग किस पर किया? किसने किया? सीखने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत का नाम नंबर 1, नंबर 2 एकाकी प्रयास का सिद्धांत। अब अगला सिद्धांत लेते हैं। अब अगला लिखे अपन, अरे आज तो मैं ही हूं। समझ, समस्या यही है, उतने लिमिट का तुमसे प्यार किया जाए ना तो बढ़िया रहता है। ज्यादा प्यार कर रहे हैं तो भी मामला खराब, और नहीं करे ना तो मामला खराब। मैं नहीं आऊं तो सर कल नहीं आए थे, और ज्यादा रुक जाऊं तो सर तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है, जो खुश होना चाहिए तो हाँ सर आप ही हो, तो आप ही हो। तो लिखो पोलर का सिद्धांत। कौन किसका? पोलर। कौन सा है? संज्ञान। हाँ, पोलर का सिद्धांत यह था 1920 से 25 के बीच। 1920 से 25 के बीच। सिद्धांत का नाम सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी। इनसाइट लर्निंग थ्योरी। अंग्रेजी में लिख ले, कभी कभी लिख लिया। टिप लिया? क्या टिपा? सूझ या किसने दिया? पोलैंड। कब दिया? प्रयोग लिखो, प्रयोग। प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर। सुल्तान नामक चिंपांजी पर केनारी द्वीप में, या केनरी द्वीप, केनरी, CANARY, केनरी द्वीप पहले तो जर्मनी में था शायद, पहले जर्मनी में था, अब पता नहीं। एक दिन मैं न्यूज में सुना था, वो युद्ध चल रहा है ना ये, उसमें आया था वो केनरी द्वीप होकर के कुछ ऐसा गया है। केनरी द्वीप है, द्वीपों का वो है। किसमें? पहले जर्मनी का अधीन था भाई। ये तो 1920-25 यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले की स्थिति है ना। तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर किस पर किया? सुल्तान नामक चिंपांजी पर कहा? केनरी द्वीप में। किसने किया? किसने? पोलैंड। आप देखो इसका प्रयोग।
तो ये प्रयोगशाला है, मास्टर ने प्रयोगशाला है, ठीक है ना। और प्रयोगशाला में ये रूम है, और रूम में यहां ये केले लटके हुए हैं। ये मान लो केले हैं, केले हैं, बल्ब नहीं है, मान लो केले हैं। अरे जीवन ही मानने पर टिका हुआ है रे। मानते हैं कि ये हमारा है, मानते ही नहीं मानते, मानने पर ये मान लो ये केले, ठीक है ना। यहाँ ये 3 बॉक्स रखे हुए हैं, ये 3 बॉक्स, ठीक है। यहाँ सुल्तान नामक जो चिंपांजी है ना, तुम मैसेज लिखती रहना, तुम रुकेगी नहीं मैसेज। अरे बाद में लिख लेना, तो तेरे से कह रहा हूं। तो यहाँ सुल्तान नामक चिंपांजी क्या था, ये जो है ना सुल्तान नाम रखा था, इसके पास क्या 15-20 चिंपांजी थे इसके पास, कोहलर के पास में। और कोहलर ने जो सबसे बुद्धिमान चिंपांजी था ना, उस पर यह प्रयोग किया था और उसका नाम रख दिया था सुल्तान। बाकी ऐसा नहीं है, सब ये सबसे चिंपांजियों में भी सबसे तेज बुद्धि वाला चिंपांजी था ही सुल्तान जो, ठीक है। तो यहाँ ये चिंपांजी है, सुल्तान नामक चिंपांजी, इसको यहाँ भेजा जाता है, इस रूम में भेजा जाता है। जैसे ये पहुंचता है और देखता है केले ऊपर लटके हुए, केले ऊपर लटके हुए, भूखा तो था ही, भूखा तो था ही ना। यहाँ जैसे देखे ये बार बार उछला कूदा, बार बार उछला कूदा, बार बार उछला कूदा, बार बार उछला कूदा। ये कौन सी क्रिया है, शारीरिक या मानसिक? शारीरिक क्रिया है ना, बार बार उछला कूदा, बार बार उछला कूदा। यहाँ पहले किसने शारीरिक क्रिया है, कौन सी की? लेकिन इतनी ऊंचाई पर थे कि केले हाथ नहीं आए। अंत में घर को देख ले, कोई बात नहीं, ये कहते आई एम बिजी इन क्लास, मैसेज डाल दे, हाँ डाल दे, फिर मन आज भटक रहा है। अब इधर देख, तो यहाँ बार बार उछला कूदा, बार बार उछला कूदा, लेकिन केले इतनी ऊंचाई पर थे कि केले हाथ अंत में थक कर बैठ गया। यहाँ बैठ जाता है, मैं थक गया, कहां तक उछले, हाथ ही नहीं है, अंत में थक करके बैठ गया। यहाँ बैठ गया, शारीरिक क्रिया क्या हो गई, शारीरिक क्रिया क्या हो गई, निष्क्रिय। शारीरिक क्रिया क्या हो गई। अब ये लेकिन मानसिक क्रियाएं, चिंतन चल रहा है, कभी तो केले देखे, कभी जमीन देखे, कभी केले देखे, संपूर्ण स्थिति को देख रहा है, संपूर्ण स्थिति को, कि यार केले इतनी ऊंचाई पर, मैं यहाँ, ये केले, मैं यहाँ, समस्या की संपूर्ण स्थिति को देख रहा है, संपूर्ण परिस्थितियों को देख रहा है, संपूर्ण परिस्थितियों का प्रात्यक्षिक संगठन कर रहा है कि यार ये केले कैसे मिलेंगे। तो कभी केले, कभी जमीन, कभी केले, कभी जमीन, इसके संभावित उपायों के बारे में सोच रहा है कि यार क्या करूं, क्या नहीं करूं, परिस्थितियां क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये सोच रहा है। सोचता सोचता अचानक एकदम खुश हो जाता है, एकदम खुश होता है, उछल जाता है, उछल जाता है, क्योंकि इसको बक्से नजर आ गए थे। जैसे बक्से नजर आए, एकदम उछल गया कि अरे यार अब तो केले मिल जाएंगे। यहां जो एकदम उछला, ये था अनुभव। क्या था, क्या था, कि अब तो केले अपने, होता ना, अरे यार मजा आ गया, एकदम होता है ना, एकदम जब उपाय मिल जाता है तब स्थिति होती है, वो है अनुभव। क्या है, एकदम। अब यहाँ संपूर्ण परिस्थितियों को देख रहा था, समस्या और समस्या से संबंधित विभिन्न कारकों में संबंध जोड़ रहा था। समस्या थी केले प्राप्त करना, तो समस्या
और समस्या के समाधान से संबंधित विभिन्न कारक कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उनके बारे में सोच रहा था। अचानक जैसे पक्ष दिखे और एकदम खुश हो गया, एकदम उछल गया और यहां से खुश होके गया। पहले एक बक्से को लाया, एक उसके ऊपर चढ़ा, केले हाथ, उसके बाद दूसरा लाया, उसको उसके ऊपर रखा, फिर चढ़ा, फिर भी केले हाथ, फिर तीसरा लाया, उसको रखा, उसके ऊपर चढ़ा और केले प्राप्त। तो यहाँ एकदम जो खुश हुआ, ये तो था आहा अनुभव। क्या था? और जो अचानक उपाय मिला, एकदम खुश होना, एकदम उपाय मिला कि यार अब तो केले हाथ, ये जो एकदम अचानक आया, ये थी सूझ या अंतर्दृष्टि। ये अचानक आती है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो मैदान। भाई आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है, और नहीं आए तो क्या नहीं आए? समस्या समाधान नहीं, ये सूझ या आ जाए तो, नहीं आए तो सूझ या अंतर्दृष्टि कब आती है? कब आती है? अचानक आए तो, आ जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है, और नहीं आए तो समस्या का समाधान। पहली स्थिति। दूसरा, सूझ या अंतर्दृष्टि शारीरिक क्रिया नहीं है। अपने घर में कहते हैं तेरे में सूझ नहीं है क्या? कहते नहीं कहते? तो सूझ या अंतर्दृष्टि ये बौद्धिक योग्यता है। कौन सी है? वो मास्टर करनी है, कोई फायदा नहीं। सूझ या अंतर्दृष्टि बौद्धिक योग्यता है। कैसी है? कब आती है? सूझ या अंतर्दृष्टि से पहले शारीरिक क्रियाओं का निष्क्रिय होना आवश्यक। निष्क्रिय होना, अगर शारीरिक क्रिया निष्क्रिय नहीं हुई तो सूझ नहीं आएगी। समझ रहे हो ना? क्या समझे? सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने से पहले शारीरिक क्रियाओं का निष्क्रिय होना। चिंपांजी ने कब सोचा? जब चिंपांजी के सामने समस्या थी कि यार मैं केले कैसे प्राप्त करूं। यदि समस्या नहीं होती तो चिंपांजी सोचता क्या? कभी नहीं सोचता। तो चिंपांजी ने कब सोचा? तो सूझ कब उत्पन्न हुई? जब समस्या थी। अगर समस्या नहीं हो तो सूझ आएगी क्या? तो सूझ उत्पन्न होने के लिए समस्या का होना आवश्यक। क्या आवश्यक है? अब चिंपांजी, आप देख लो, इसका जी लगा हुआ है, थोंडाई के नहीं लगा, बिल्ली जी लगाई क्या? नहीं। पावलो कुत्ते के कुत्ता जी, सुहासी भी नहीं लगा, इसके लगा जी। जी को नहीं हटा सकता। जी किसके लगता है? जीनियस के नहीं, अपने से बड़े के लिए। आदर नहीं होता उसके लिए लगता है। और चिंपांजी हमारा पूर्वज है। तो उच्च बौद्धिक योग्यता, सूझ या अंतर्दृष्टि उच्च बौद्धिक योग्यता वाले व्यक्ति, उच्च बौद्धिक योग्यता वाले प्राणी में ही पाई जाती है। इसमें, और उच्च बौद्धिक योग्यता वाला कौन है? चिंपांजी नहीं, आप हो। अरे आप हो, आप। उच्च बौद्धिक सूझ तुम्हारे अंदर आएगी, चिंपांजी के तो आ गई। हाँ, तो ये सूझ या अंतर्दृष्टि उच्च बौद्धिक स्तर के प्राणी में पाई जाती है, यानी मनुष्य में पाई जाती है, बालकों में पाई जाती है। लेकिन बालकों में भी कब पाई जाएगी? जो उच्च बौद्धिक स्तर पाया जाता है। जिस बालक में जितनी बुद्धि उच्च होती है, सूझ या अंतर्दृष्टि उतनी जल्दी आएगी, और जिस बालक में बौद्धिक स्तर निम्न होगा, सूझ या अंतर्दृष्टि उतनी डाउन होगी। तो इसका सीधा सा अर्थ है मेंटली रिटायर्ड बालकों में सूझ या अंतर्दृष्टि नहीं पाई जाती।
मैं इंटर जानते हो ना, क्या जानते हो? पता है? हाँ, मंद बुद्धि तो है, मेंटल रिटायर्ड। अरे वो बालक जिनके यहाँ बैठे हैं, लाइट टपक रही है, बैठे हैं, कपड़े पहनने को होश नहीं, बुद्धि एकदम डाउन, उनमें सूर्य अंतर्दृष्टि नहीं पाए, ठीक है ना? और सूर्य अंतर्दृष्टि उच्च बौद्धिक योग्यता, जितना उच्च स्तर होगा उतनी ही जल्दी सूर्य अंतर्दृष्टि आती। तो सूर्य अंतर्दृष्टि कब आती है? जब व्यक्ति के सामने समस्या होती है, अचानक आती है, सारी क्रियाओं का निष्क्रिय होना, व्यक्ति अचानक खुश होता है, इसे क्या कहेंगे? जब व्यक्ति समस्या और समस्या से संबंधित उपाय, विभिन्न कारकों में संबंध स्थापित कर लेता है, तो वहां अत्यधिक खुशी होती है। इस खुशी को कहा जाता है आहा अनुभव। क्या कहा जाएगा? लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए सूझ या अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। सूझ या अंतर्दृष्टि महत्वपूर्ण होती है। नंबर दूसरा, सूझ या अंतर्दृष्टि अचानक आती है, सूझ अंतर्दृष्टि देखो पर भी रहे, सूझ अंतर्दृष्टि अचानक आती है। आगे लिखो। सूझ अंतर्दृष्टि से पहले शारीरिक क्रियाओं का निष्क्रिय होना आवश्यक है। अगला लिखो। सूझ अंतर्दृष्टि जितनी रहेगी ना उतनी ताकत, जितनी कभी भी आदमी जो, आप कभी भी देखना, दुश्मन कब हावी होता है? जब अपना वीक पड़ जाता है, और जब अपन उसको मारने वाले होते हैं ना। देखो, सूझ अंतर्दृष्टि उच्च बौद्धिक स्तर के, सही लिखना, सूझ अंतर्दृष्टि उच्च बौद्धिक स्तर के प्राणी में, सूझ अंतर्दृष्टि उच्च बौद्धिक स्तर के प्राणी में पाई जाती है। अगला लिखो। सूझ अंतर्दृष्टि उत्पन्न होने से पहले,
व्यक्ति के सामने समस्या होना आवश्यक है। व्यक्ति के सामने समस्या होना आवश्यक है। अगला लिखो, जब व्यक्ति समस्या तथा उससे संबंधित कारक व परिस्थितियों के मध्य संबंध स्थापित करने में सफल होता है तो वहां व्यक्ति को अत्यधिक खुशी होती है। अत्यधिक खुशी होती है। इसे आहा अनुभव कहा जाता है। अगला लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति में जितना उच्च बौद्धिक स्तर होगा सूझ या अंतर्दृष्टि उतनी ही जल्दी आती है। देख लिया? अब इसमें बताओ कहीं दिक्कत है क्या? क्या पढ़े अपन ने? इसमें समझे क्या तुम? ये सूझ या अंतर्दृष्टि है क्या? हमें कई बार अचानक बैठे होते हैं ना, समस्या चल रही होती है, जब हम कर नहीं पाते एकदम अचानक याद आता है। वो अचानक जो याद आता है उसको कोलेर कहता है कि वो सूझ या अंतर्दृष्टि से याद आया। सूझ या समस्या का समाधान जो होता है वो सूझ या अंतर्दृष्टि से अचानक याद आ जाता है, वो कहलाते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि। कई बार होता है ना, एग्जाम में नहीं देखते क्या? एग्जाम में मान लीजिए पेपर है, घर में आप देख लीजिए, घर में खूब होता है ये चीजें। जैसे मान लीजिए पेपर है और पेपर का प्रश्न कर रहे हैं, धड़ाधड़ प्रश्न कर रहे हैं, वहां सूझ या अंतर्दृष्टि नहीं है, वो तो हमारा पूर्व ज्ञान काम आ रहा है। जब अचानक एकदम पेपर जैसे प्रश्न पढ़ा और उसमें ए यार ये भी नहीं है, बी यार ये भी नहीं, सी यार ये भी नहीं, डी यार ये नहीं हो सकता, अब चारों में से कौन सा कंफ्यूजन? अब आ गई समस्या, अब समस्या आ जाती है। अब करते हैं यार बताया तो था, वो कौन सा था? ये एकदम गोले भरना बंद, पढ़ना बंद, सारी क्रिया एकदम बंद हो जाती और कोई पंखे तरफ नहीं देख लेते यार कौन सा था। अब ये कौन सा था ना, ये जो स्थिति है ना, ये आप परिस्थितियां, जब वो टॉपिक पढ़ा था उस समय परिस्थितियां, उस समय को याद करेंगे यार उस समय सर ने ऐसा बताया था,
या उस समय हमने किताब में उस पृष्ठ पर ये शब्द पढ़ा था, वो याद आ जाए। उस परिस्थितियां और समस्या समाधान के जो कारक हैं उनमें संबंध स्थापित करते हैं। अब संबंध स्थापित करने में सफल हो गए कि यार उस समय बताया था, उस समय ओ ये एकदम होता ना, ओ ये जो आया, ये जो एकदम ही आया था ना, ये थी सूझ या अंतर्दृष्टि। और उस समय देखना इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है यार, अब तो कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता, इतनी खुशी होती है। इसे कहा जाता है आहा अनुभव, जो एकदम अचानक याद आया। कई बार आ जाता है यार तो तुरंत बहुत खुशी होती है, और कई बार ये क्या था, बस क्या था, फिर करते रहने दे यार, बाद में देखेंगे, दोबारा तो फिर दोबारा ही है। तो यहाँ सूझ अंतर्दृष्टि अचानक आ जाए तो समस्या का समाधान मिल जाएगा, तो नहीं आए तो नहीं। ठीक है, क्या ठीक है? सूझ अंतर्दृष्टि कब उत्पन्न होती है? सूझ अंतर्दृष्टि संकल्पना किसने दी? अरे किसने दी? प्रयोग किस पर किया? कब किया? 1920 से। किसने किया? सीखने के लिए महत्वपूर्ण क्या माना? सूझ या ये कब आती है? जब व्यक्ति के सामने इससे पहले सारी क्रियाएं ये उत्पन्न कब होती है? कब होती है? आ जाए तो, नहीं आए तो। और आहा अनुभव किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को समस्या का समाधान मिलता है, संबंध स्थापित कर लेता है, तो अत्यधिक खुशी होती है। इसे कहते हैं क्या? आहा अनुभव। किसने बताया? किसने बताया? सूझ या अंतर्दृष्टि किस प्रकार प्राणी में पाई जाती है? उच्च बौद्धिक स्तर के प्राणी। अब यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? दिक्कत तो तुमको होती नहीं। अब लिखो इसमें शिक्षा में प्रयोग। शिक्षा में प्रयोग। लिखो। तो सूझ अंतर्दृष्टि की बात है, चिंतन की बात आती है, ठीक है ना, अचानक उत्पन्न होगी। तो इसमें साफ कहा है, जब व्यक्ति के सामने समस्या हो, अध्यापक जब पढ़ाए तो समस्या दे बालकों को। गेस्टाल्ट बात तो आपने लेसन प्लान दिए होंगे, लेसन प्लान, उसमें अंतिम प्रश्न कैसे होता था? कैसा? समस्यात्मक क्यों देते थे? जिससे बालक सोचे, बालक सोचे। तो अध्यापक शिक्षण कार्य में बालकों को समस्या दे, जैसे एक बालक उस पर सोचे। दूसरा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, इस विधि का प्रयोग कभी मत करना। ये कॉलेज लेवल के लिए होती है, छोटी कक्षा में कभी नहीं होती, क्योंकि इसमें अब तुम्हारे सूझ कहाँ आ रही है? सूझ इतनी आ रही है, अगर मैं भाई थोड़ा कम कर देता हूं ना, ये होने के चांस होंगे मैं भाई कम कर दूं, मैं नीचे बता रहा हूं, स्वाभाविक सी बात है ना। तो ये सूझ कब आई? नहीं आएगी, समस्या ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो समस्या नहीं है तो सूझ नहीं आएगी। तो अध्यापक चिंतन पर आधारित आधुनिक शिक्षण प्रयोग करे। ये तो परंपरागत विधि, जो मैं वो बता रहा हूं ना, ये तो परंपरागत विधि है, इसका प्रयोग कभी भी नहीं। विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण संपूर्ण से अंश, संपूर्ण से, ठीक है। दूसरा इसमें ध्यान रखना, इसमें जो एक बार सूझ या अंतर्दृष्टि से सीख लिया उसको प्राणी कभी नहीं भूलता। यदि वैसी समस्या दोबारा आती है, वैसी ही समस्या, तो पहले वाले उपाय का ही प्राणी दोबारा प्रयोग कर लेता, दोबारा सूझ या अंतर्दृष्टि की आवश्यकता नहीं। तो ध्यान रखना, इस सिद्धांत में पूर्व अनुभवों को, पूर्व में किए गए ज्ञान को, प्राप्त किए गए ज्ञान को बाद में भी प्रयोग कर ले। लिखो।
अध्यापक अध्यापक शिक्षण कार्य में बालकों को समस्या दे। बालकों को समस्या दे जिससे बालक उस पर चिंतन कर सकें। जिससे बालक उस पर चिंतन कर सके। नंबर अगला, अध्यापक चिंतन पर आधारित अध्यापक चिंतन पर आधारित आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग चिंतन पर आधारित आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण कार्य में करे। अगला, शिक्षण कार्य में करे आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग चिंतन पर आधारित आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षण कार्य में करे। अगला, अध्यापक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। तुम्हारा टावर छोड़ने लग गया, मुझे दिख रहा है। अध्यापक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण संपूर्ण से अंश की ओर करे। संपूर्ण से अंश की ओर करे। अगला लिखो, बालक इस सिद्धांत का प्रयोग सबसे अधिक किशोर अवस्था में करता है। सबसे अधिक किशोर अवस्था में करता है। अगला, शिक्षण उद्देश्यों की दृष्टि से इस सिद्धांत से कौशल का विकास होता है। इस शिक्षण उद्देश्यों की दृष्टि से इस सिद्धांत से कौशल स्किल का विकास होता है। नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के। इस सिद्धांत से कौशल स्किल का विकास होता है। अगला लिखो, नोट डाल के लिखना। सूझ या अंतर्दृष्टि से प्राणी जब किसी समस्या का समाधान एक बार कर लेता है, किसी समस्या का समाधान एक बार कर लेता है, यदि वैसी ही समस्या दोबारा आती है तो प्राणी पहले वाले उपाय का ही दोबारा प्रयोग कर लेता है।
दोबारा प्रयोग कर लेता है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट